जैसा कि आपको सबसे पहले आपका यहाँ आने के लिए धन्यवाद। कुछ आप लोगों से कोई एक करीब 10 महीने के बाद मुलाकात हो रही है, तो आपका आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपको पता है, पिछले वर्ष 2 अक्टूबर गांधी भितिहरवा आश्रम से हम लोगों ने जन सुराज अभियान के तहत एक पदयात्रा शुरू की है, जिसके करीब आज 190 दिन हो गए। पश्चिम चंपारण से चल के पूर्वी चंपारण, शिवहर, गोपालगंज, सिवान, छपरा होते हुए मैं कल आपके जिले वैशाली में आया हूं और आने वाले 20 से 30 दिन करीब 1 महीना आपके जिले में रहूंगा। प्रयास ये होगा कि वैशाली जिले के ज्यादातर प्रखंड, पंचायत, शहर, गांव, कस्बा, पंचायत तक पैदल चल के जाया जाए। जो यात्रा का फॉर्मेट है, इसमें हम लोग गाड़ी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते हैं और बीच में कोई ब्रेक नहीं करते हैं। मतलब 2 अक्टूबर से जब चलना शुरू किया है, तो चाहे कोई होली हो, दशहरा हो, छठ हो, दिवाली हो, यात्रा रुकती नहीं है। हम लोग घर नहीं जाते हैं, कोई आदमी घर नहीं जाएगा। और पूरी पदयात्रा जो है वो विशुद्ध तौर पर पदयात्रा है। ऐसा नहीं कि कुछ किलोमीटर आप गाड़ी से चले और कुछ किलोमीटर आप पैदल चले। 2 अक्टूबर के बाद से एक कदम भी गाड़ी पर नहीं बैठा गया, गाड़ी पर पैर ही नहीं रखना है। तो इस फॉर्मेट को हम लोग वैशाली में भी बनाकर रखेंगे और आगे जब अगर तबीयत नहीं खराब हुई, तो जैसा मैंने पदयात्रा की शुरुआत में कहा था कि अगर तबीयत नहीं खराब हुई तो पूरा बिहार इसी तरीके से करेंगे। अब वैशाली के बारे में मैं कोई स्पेसिफिक टिप्पणी तो आज कर नहीं सकता हूं, क्योंकि वैशाली तो आज से घूमना शुरू करेंगे कल से। लेकिन अभी तक का जो पदयात्रा का अनुभव रहा है, उसका एक संक्षिप्त मैं ब्यौरा दे देता हूं, फिर आपके प्रश्न लेंगे। अभी तक 190 दिन पैदल चलने के बाद करीब 2000 गांवों में हम लोग पैदल चल के गए और हम लोग की समझ से बिहार की जनता की नजर में सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी और पलायन है। अब आप ये कह सकते हैं कि ये बात जानने के लिए इतनी बड़ी पदयात्रा गांव-गांव जाने की क्या जरूरत है, तो सबको मालूम है। लेकिन पदयात्रा से में ये पता चलता है कि इस समस्या की विकरालता कितनी है। गांव के गांव नवयुवकों से खाली हैं। ज्यादातर गांव में जहां अभी तक हम लोग चले हैं, उन गांवों में 40 से 50% युवा हर वर्ग के मजदूरी के लिए या पढ़ाई के लिए गांव से बाहर रह रहे हैं। गांव में हम लोग को बुजुर्ग मिलते हैं, महिलाएं मिलती हैं और छोटे बच्चे मिलते हैं। जो नवयुवक है वो बाहर ही है। कई लोगों को ये भी लगता है कि पलायन जो है ये गरीबों की समस्या है। यात्रा का मेरा अभी तक अनुभव है कि ये जितनी बड़ी समस्या गरीबों के लिए है, उतनी ही बड़ी समस्या आर्थिक तौर पे बेहतर समृद्ध लोगों के लिए भी है। क्योंकि गरीब आदमी जो बाहर जा रहा है वो शायद मजदूरी के लिए जा रहा है, मजबूरी में जा रहा है, मजदूरी के लिए। लेकिन जो लोग आर्थिक सामाजिक तौर पर समृद्ध हैं, मजबूत हैं, पलायन उनके लिए भी समस्या है, क्योंकि उनके बच्चों को भी पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए अपने परिवार को छोड़कर बाहर ही जाना है। तो इसका एक जो सामाजिक पहलू है कि बिहार में परिवार की जो एक अवधारणा है वही खत्म हो गई है। माता पिता, पति पत्नी, बाल बच्चे एक साथ रहें, ऐसा गांव में इक्का दुक्का ही परिवार है। जो लोग पढ़े लिखे नहीं है, नौकरी नहीं है, वो तो बाहर जा ही रहे हैं। जो लोग पढ़ लिख गए हैं, नौकरी पा गए हैं, वो भी बाहर जा रहे हैं। जिनके पास सुविधा है, उनके माता पिता भी इलाज के लिए बाहर जा रहे हैं। होली, दिवाली, दशहरा में परिवार के तौर पर जो गांव में लोग साथ में घरों में रहते थे, वो कॉन्सेप्ट ही, वो परिकल्पना ही धीरे धीरे खत्म हो गई है। ये बड़ी समस्या है। जैसे हम लोग 1 साल 1.5 साल के लिए पैदल चलने का संकल्प लेकर चले हैं, लोग बहुत बड़ी बात बता रहे हैं, भाई अपना घर परिवार छोड़कर चल रहे हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो बिहार के ज्यादातर परिवार की ये सच्चाई है कि उनके घर के लोग तो अपने परिवार को छोड़कर ही बाहर रह रहे हैं, साल भर, पूरे जिंदगी। जब तक आप जवान हैं, मजबूत स्थिति में हैं, शरीर से सक्षम हैं, तो आप बाहर ही रह के पलायन करके रोजी रोजगार के लिए काम कर रहे हैं। जब आप बूढ़े होते हैं तो आप घर आते हैं और आपके घर का जवान लड़का बाहर जाता है। तो अभी तक जो बात समझ में आई कि सबसे बड़ी समस्या रोजगार और पलायन है। इसी तरह बेरोजगारी जो है वो सिर्फ गरीबों की समस्या नहीं है। मध्यम वर्गीय परिवार जो हैं, जो किसान हैं, जो जिनके पास जमीन है, छोटे मोटे उद्योग व्यापार है, वो भी अपने बच्चों के रोजगार के लिए उतने ही परेशान हैं जितने गरीब लोग। दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या लोगों ने बताई
वो है किसानों की बदहाली। देखिए अभी तक जो मेरी समझ में आई है बात 190 दिन चलने के बाद, बिहार में किसानों की जो बदहाली है उसके 3 प्रमुख कारण हैं। पहला जो कारण है वो भूमि सुधार का न होना। बिहार में पिछले 75 साल में भूमि सुधार के दिशा में, लैंड रिकॉर्ड को स्ट्रीमलाइन करने के दिशा में कोई प्रयास नहीं हुआ है। उसकी वजह से बिहार में 60% लोग ऐसे हैं जिनके पास जमीन है ही नहीं। देश के आपके ध्यान के लिए बता दूं कि देश के स्तर पर 38% लोग भूमिहीन हैं, बिहार में 60% लोग भूमिहीन हैं। और जो 40% लोग जिनके पास जमीन है, अगर उसका लैंड होल्डिंग आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि उसमें 90% मतलब करीब करीब 35 से 36 आदमी ऐसा है जिसके पास 2 बीघे से कम जमीन है। तो जो बिहार में खेती है वो इतनी छोटे स्तर की है कि ज्यादातर लोग समाज में या तो खेती अपने बाल बच्चों के पेट भरने के लिए खाने वाली खेती कर रहे हैं, जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं सब्सिस्टेंस फार्मिंग। आप खेत में वही पैदा कर पाते हैं जिससे कि आपके बाल बच्चों का पेट भर जाए, वो कमाने का जरिया नहीं है। सिर्फ आंकड़े बताते हैं कि बिहार में 4 से 5% किसान ही ऐसे हैं जिनके लिए खेती आमदनी का जरिया है। बाकी लोग खेती या तो अपना और अपने बाल बच्चों के पेट भरने के लिए कर रहे हैं या फिर खेतों में मजदूर हैं। तो पहली समस्या है भूमि सुधार का लागू न होना। दूसरी जो बड़ी समस्या है वो जल प्रबंधन को लेकर है। बिहार में जैसा कि हम लोग जानते हैं आधे से ज्यादा जो जमीन है वो बाढ़ प्रभावित है। हर जिले में कुछ प्रखंड, कुछ ब्लॉक ऐसे हैं जहां पर बाढ़ की समस्या है, और जो आधी जमीन बची हुई है उसमें करीब करीब 30 से 35% जमीन सूखे से प्रभावित है या पानी के जल जमाव से। जैसे छपरा सिवान में आप देखिएगा चवर की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। पूरी जो खेत हैं, हजारों एकड़ जमीन में पानी लगा हुआ है, वो पानी निकलता ही नहीं है। तो जल जमाव, चवर, सूखा और बाढ़, कुल मिला जुलाकर जल प्रबंधन की ऐसी स्थिति है कि जो इतनी जमीन यहां है उसमें 20 से 25% जमीन ही जहां पर पानी की, जल संसाधन की, प्रबंधन की व्यवस्था है। बिहार एक मैं आपको आंकड़ा दे देता हूं, बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पिछले 10 साल में सिंचित भूमि की संख्या की मात्रा कम हुई है। पिछले 10 साल में एश्योर्ड लैंड विथ एश्योर्ड इरिगेशन 11% से कम हो गया है। ऐसा इसलिए हुआ है कि नहरों और नलकूपों के रख रखाव में जो कमी आई है, जो खामी आई है, उसकी वजह से आज से 10 साल पहले अगर 100 एकड़ को सिंचाई की सुविधा थी तो आज घटकर 89 एकड़ ही रह गया है। तो पहली समस्या भूमि सुधार है, दूसरी समस्या जल संसाधन है। इन दोनों के बाद जो सबसे बड़ी समस्या है कि इन सब परेशानियों के बावजूद किसान जो उपज कर रहा है उसको उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। पदयात्रा के दौरान जो हम लोग चल रहे हैं तो सबसे ज्यादा एरिया में गन्ना और धान की कटाई हुई है, लोगों ने बेचा है। अभी तक 90% से ज्यादा लोग यही बताते हैं कि धान उन्होंने 1200 से 1500 रुपए क्विंटल के दर से बेचा है, जबकि धान का आधिकारिक मूल्य है 2050 रुपया। कमोवेश यही स्थिति गन्ना की है और दूसरे फसलों की है। अभी गेहूं की कटाई हो रही तो लोग यही बता रहे हैं। इसका अगर आप आर्थिक प्रभाव देखेंगे तो बिहार में, इस आंकड़े को याद रखिएगा, बिहार में समर्थन मूल्य पर या फसलों के सही दाम न मिल पाने की वजह से एक अनुमान के अनुसार हर साल किसानों को 20 से 25 हजार करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। ये आकलन कैसे किया गया है? पिछले 10 साल में बिहार में सिर्फ 13% धान और 1% गेहूं ही सरकारी समर्थन मूल्य पर खरीदा गया है। पंजाब के बारे में हम लोग बात करते हैं कि पंजाब में किसान बहुत समृद्ध है। पंजाब में पिछले 10 वर्ष में 70% धान और 70% से ज्यादा गेहूं समर्थन मूल्य पर खरीदा गया है। बिहार में 13% धान और 1% गेहूं समर्थन मूल्य पर खरीदा गया है। बाकी किसी फसल के लिए समर्थन मूल्य की कोई व्यवस्था ही नहीं है। तो ये जो 3 मूलभूत कारण हैं जिसकी वजह से खेती किसानी यहाँ के लोगों के लिए लाभदायक नहीं व्यवसाय है, उसकी वजह है भूमि सुधार का लागू न होना, जल प्रबंधन, और तीसरा
फसलों के दाम का न मिल पाना। इसके अलावा जो तात्कालिक समस्या लोग बता रहे हैं पिछले 6 महीनों से, वो है यूरिया और बीजों की कालाबाजारी। मुझे ज्यादातर लोग बता रहे हैं कि खाद की जो कालाबाजारी है, खासकर यूरिया की, वो 277 रुपए का यूरिया ज्यादातर लोग 500 रुपए से 1200 रुपए तक लोगों ने खरीदा है। खासकर जो नेपाल से लगते हुए सीमावर्ती एरिया है, वहां पर यूरिया 1200 रुपए में भी बिका है। और इतने पैसा देने के बाद भी लोगों को समय पर समुचित मात्रा में यूरिया नहीं मिला है। तो ये तात्कालिक समस्या है। और 3 स्ट्रक्चरल समस्या है जिसकी वजह से बिहार में किसानों की हालत खराब है। तीसरी जो सबसे बड़ी समस्या अभी तक 190 दिन में समझ में आई, वो है शिक्षा व्यवस्था का पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाना। बिहार में कई लोगों को लगता है, बातचीत में हम लोग कहते हैं कि शिक्षकों की गुणवत्ता शिक्षा व्यवस्था के ध्वस्त होने के पीछे का कारण है। मैं आपको बता रहा हूं कि ये एकमात्र कारण नहीं है। शिक्षकों की गुणवत्ता या शिक्षकों का न पढ़ाना, उनकी क्षमता न होना, ये एक पहलू है। बिहार में शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त हो जाने के पीछे सबसे बड़ा जो कारण मुझे समझ में आ रहा है, वो सरकार की उदासीनता और सरकार की गलत नीति, जिसमें आप समता मूलक शिक्षा नीति बनाने के चक्कर में, व्यवस्था बनाने के चक्कर में, आपने हर गांव, हर पंचायत में स्कूल खोलने की योजना बना दी। इस बात की चिंता ही नहीं की कि इन स्कूलों को बनाने चलाने के लिए आपके पास संसाधन है या नहीं है। इसका परिणाम यह हुआ कि पिछले 5 से 10 सालों में पूरे बिहार में उत्क्रमित विद्यालयों और नियोजित शिक्षकों के कंधों पर ही पूरी शिक्षा व्यवस्था टिकी हुई है। जो प्राथमिक विद्यालय थे उसको मध्य बना दिया गया, मध्य को उच्च बना दिया गया। ये चिंता नहीं की गई कि अगर आप प्राथमिक को मध्य बना रहे हैं तो वहां कितने क्लासरूम और बनाने पड़ेंगे या कितने शिक्षक और देने पड़ेंगे, वहां वो शिक्षक रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो पूरा जो अभी तंत्र है वो उत्क्रमित विद्यालयों और नियोजित शिक्षकों के बल पे चल रहा है। स्कूलों की जो अवधारणा समाज में है वो खिचड़ी बांटने के सेंटर के तौर पर। कई लोग जो ये बताते हैं कि शिक्षक की खराबी की वजह से ही शिक्षा व्यवस्था खराब है, उनको मैं उदाहरण देता हूं बिहार के कॉलेजेस का। जो यहाँ महाविद्यालय हैं, कॉलेज हैं, साइंस कॉलेज है, पटना कॉलेज है, हर जिले में 1-2 बड़े कॉलेज हैं। वहां पर तो नियोजित शिक्षक नहीं पढ़ा रहा है। वहां पर तो बिल्डिंग है, वहां पर तो मैदान है, वहां पर बच्चे क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? वहां पर 10-10, 20-20 हजार बच्चों का एडमिशन है। वहां कॉलेज में भी आप देखिए तो लोग एडमिशन लेते हैं, एडमिट कार्ड लेकर परीक्षा देते हैं और डिग्री लेते हैं। पढ़ाई वहां पर भी नहीं हो रही है। तो बिहार में शिक्षा व्यवस्था के लिए एक लाइन में यही कहूंगा कि स्कूलों से खिचड़ी बट रही है, कॉलेज से डिग्री बट रही है, पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं हो रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि नीतीश इतिहास जब लिखा जाएगा तो नीतीश कुमार के 17-18 साल के शासनकाल का ये सबसे बड़ा काला अध्याय होगा। इसलिए कि नीतीश कुमार जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति के रहते हुए उनके आंखों के सामने से शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त हो जाना ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। कल होकर अगर एक अच्छी सरकार आ जाएगी तो सड़क अगर टूटी है तो सड़क बन सकता है, लेकिन इस शिक्षा व्यवस्था से जिन 2 पीढ़ियां पढ़ के निकल गई, अब जीवन भर वो शिक्षित समाज के पीछे ही रहेंगी। इसलिए ये नीतीश कुमार की सरकार की सबसे बड़ी विफलता मैं इसको मानता हूं। इन 3 बड़ी समस्याओं के बाद 4 केंद्र की योजनाएं हैं जिसके बारे में लोग हर दिन चर्चा करते रहे, जिसको हम लोगों ने देखा समझा है। पहली योजना है गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जिसमें लाभार्थियों को 5 किलो अनाज मिलना है। अभी तक का जो अनुभव है उसके अनुसार बिहार में 5 किलो नहीं, लाभार्थियों को 4 किलो अनाज ही मिल रहा है। ये 20% अनाज कम इसलिए मिल रहा है कि प्रखंड और जिला के स्तर पर हर क्विंटल पे 40 रुपए प्रति क्विंटल की दर से जनप्रतिनिधि और अफसर मिलकर पैसा हर महीने ले रहे हैं। और इसमें ज्यादातर जगहों पर विधायकों का भी शेयर बंधा हुआ है। लोगों के सैकड़ों, मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग है, मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है कि औसतन 40 रुपए प्रति क्विंटल की दर से प्रखंड के स्तर पर जो 15,000 से 25,000 क्विंटल अनाज आ रहा है उसमें 40 रुपए प्रति क्विंटल के दर से पैसा काट के जनप्रतिनिधि और अफसरों के बीच में बंट रहा है। यही वजह है कि लोगों को 5 किलो के बजाय 4 किलो अनाज ही मिल रहा है। दूसरी जो सरकार की बड़ी योजना है केंद्र सरकार की, वो है स्वच्छ भारत अभियान, जिसमें बिहार के ज्यादातर डिस्ट्रिक्ट को आज से 2 साल पहले ओडीएफ घोषित कर दिया गया है। अभी तक 2000 गांव में चलने के बाद मेरा जो अनुभव है
कि खुले में शौच आज भी बिहार के ज्यादातर गांवों की सच्चाई है। मैं वैशाली के विषय में नहीं कह सकता हूं क्योंकि मैंने भी चलना यहाँ शुरू नहीं किया है, लेकिन अभी तक जिन गांवों में मैं गया हूं कोई ऐसा जिला नहीं मिला है जहां पर खुले में शौच हर गांव में देखने को न मिला हो। ज्यादातर जगहों पर शौचालय बनाने के लिए लाभार्थियों से 2000 रुपए प्रति शौचालय लिया गया है। ये पैसा अधिकारियों ने लिया है, इसमें जनप्रतिनिधियों के बारे में शिकायत नहीं सुनी हमने। अधिकारियों ने 2000 रुपए प्रति शौचालय लिया, लाभार्थी ने शौचालय बनाया कि नहीं, उसका उपयोग कर रहा है कि नहीं, इसकी चिंता किसी ने नहीं की। तीसरी केंद्र सरकार की बड़ी योजना है आवास योजना, जिसका पहले नाम इंदिरा आवास योजना था, अब प्रधानमंत्री आवास योजना है। पिछले 6 महीने का मेरा अनुभव यह है कि ज्यादातर समाज में आज भी इंदिरा आवास योजना के लाभार्थी ही गांव देहात में हम लोग को मिलते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में जिसमें लाभार्थियों को 1,40,000 करोड़ रुपया मिलना है, 1,40,000 रुपए प्रति लाभार्थी मिलना है, उसमें लोगों को 20,000 से 40,000 रुपए तक का घूस देना पड़ता है, तभी ये लाभ उनको मिलेगा। जिन पंचायतों में जनप्रतिनिधि पैसा ले रहे हैं वहां पर लोग 30 से 40,000 रुपए लोगों को खर्च करना पड़ रहा है। जहां पर जनप्रतिनिधि कहीं कहीं पैसा नहीं ले रहे हैं वहां पर भी अधिकारियों का जो शेयर है वो 20 से 25,000 रुपया तो उनको मिलना ही मिलना है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। चौथी जो योजना एक केंद्र सरकार की है जिसने मुझे बहुत आश्चर्यचकित किया है वो है जमीन से गायब मनरेगा। मेरा पदयात्रा से पहले मेरा अनुमान था कि चूंकि बिहार में इतनी बड़ी संख्या में भूमिहीन गरीब लोग रहते हैं, मजदूरी के लिए लोग पलायन करते हैं, तो मुझे बड़ी संख्या में मनरेगा से जुड़े हुए काम करते हुए लोग मिलेंगे। मैं 190 दिन में अभी तक मुझे मनरेगा का एक्टिव काम, सक्रिय तौर पर काम होता कभी किसी गांव में नहीं मिला है। कुछ जगह पर लोग बताते हैं कि ये पेड़ पहले मनरेगा में लगाए गए हैं, कुछ जगह लोग बताते हैं कि ये आंगनवाड़ी केंद्र या पंचायत भवन बनाने में मनरेगा का उपयोग किया गया है, लेकिन ज्यादातर जगहों पर मनरेगा को लोगों ने एक तरीके से डेड प्रोजेक्ट, डेड योजना मान लिया है। और ये बात आंकड़ों में भी दिखती है। पिछले वर्ष बिहार सरकार का मनरेगा में यूटिलाइजेशन है 39%। मतलब अगर हम लोग को 100 रुपया मनरेगा के तहत दिल्ली से हम लोग ला सकते थे या हम लोग को मिल सकता था, तो उसके एवज में हम लोगों ने सिर्फ 39 रुपया, 39 रुपया ही हम लोग लेकर आए। 60 रुपया तो हम लोग लेकर ही नहीं आए। ये 4 केंद्र सरकार की योजनाएं हैं जिस पर मैंने टिप्पणी की है। इसके बाद मैं राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं उस पर संक्षिप्त में आपको बोलूंगा। राज्य सरकार की जो योजना है 7 निश्चय की, जिसकी शुरुआत 2015 में हुई थी, उसकी सबसे प्रमुख योजना थी बेरोजगार युवाओं को मासिक सहायता। योजना ये थी कि 18 से 35 साल के हर बेरोजगार युवक को 1,000 रुपए प्रति माह की दर से उनको मदद दी जाएगी। इस योजना का एक भी लाभार्थी मुझे अभी तक नहीं मिला है। इसको लेकर ना समाज में कोई जानकारी है, ना पत्रकार बंधु कोई सवाल करते हैं। ये योजना शुरू ही नहीं हुई है। दूसरी बड़ी योजना थी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, जिसमें अनुमान था कि बिहार में करीब करीब 1.25 करोड़ बच्चों को 12वीं के बाद पढ़ने के लिए बैंकों से सस्ते दर पर लोन मिलेगा ताकि उनको रोजगार वाली पढ़ाई करने में आसानी हो। इस योजना के इक्का दुक्का लाभार्थी हमको मिलते हैं। सरकारी आंकड़े भी बता रहे हैं कि 8 से 9 लाख लोगों को ही इसका लाभ पिछले 8-9 वर्षों में मिला है। इसको लेकर भी समाज में कोई जानकारी, चेतना, जागरूकता मुझे नहीं मिली देखने को। 2 योजना 7 निश्चय की जिसकी चर्चा हर जगह है, एक है नल जल योजना और दूसरा है नालियों गलियों के पक्कीकरण की बात। नल जल योजना में सरकारी वेबसाइट बताता है, सरकार का दावा है कि 2/3 नल जल योजना सुचारू तौर पे चल रही है। अभी तक जो हम लोगों ने देखा 2/3 से ज्यादा योजना नहीं चल रही है। 10 में 2-3 योजना ही चल रही है। जिलों में अलग अलग बात है। पश्चिम चंपारण और शिवहर जैसे जिलों में 100 में 90 नल जल योजना काम नहीं कर रही है। गोपालगंज, सिवान में 100 में 70 योजना काम नहीं कर रही है। छपरा में भी करीब 75 से 80 योजना काम नहीं कर रही है। वैशाली में जो स्थिति में देखूंगा आपसे साझा करूंगा। नल जल योजना में जो जमीन पर बात देखने को मिली, टेक्निकल जो परेशानी है वो तो एक जगह है, जो भ्रष्टाचार हुआ वो उसका एक पहलू है। इन योजनाओं के नहीं चलने के पीछे एक जो सबसे बड़ा कारण समझ में आता है वो है उसके जमीन का स्वामित्व, मालिकाना हक। जब ये योजना बनाई गई है उस समय इस बात की चिंता नहीं की गई है कि जिस जमीन पर यह बनाया जा रहा है वो जमीन किसका है। तो ज्यादातर वार्ड सदस्य जो उस समय थे, जिनके कंधों पर जिम्मेवारी थी योजना बनाने की,
उन्होंने या तो अपने ही जमीन में इसको बनवा लिया है या अपने रिश्तेदारों दोस्तों की जमीन में बनवा दिया। उस समय ये इंप्रेशन एक बना दिया गया कि जिसके जमीन में ये योजना बनेगी उसको कोई सरकारी नौकरी मिलने वाली है। हुआ ये है कि अब ज्यादातर वार्ड सदस्य चुनाव हार गए, तो उन्होंने एक तरीके से इसका स्वामित्व, मालिकाना हक सरकारी नल जल योजना का अपने पास ही रखा है, या उस तरह की व्यवस्था कर दी है कि वो चले ही नहीं। और अगर कहीं वार्ड सदस्य के अलावा किसी के जमीन में बना हुआ है तो वो व्यक्ति भी चाह रहा है कि अब ये चले ही नहीं जब तक हमको सरकारी नौकरी नहीं मिले। मुझे बहुतेरे ऐसे नल जल योजना वाले लोग मिले जो बजाबता इन पंप का इस्तेमाल कर रहे हैं शादी ब्याह में पानी बेचने के लिए। आप टैंकर ले जाइए, पैसा दीजिए, वो पानी पंप चलाकर पानी भर देते हैं, उसके बाद वो चलाते नहीं। मतलब लोगों ने कब्जा कर लिया है। इसके अलावा जो नाली गली के पक्कीकरण की योजना है, जो सबसे बड़ी योजना थी, उस समय अनुमान था कि इस योजना पर 2015 से 20 के बीच में 80,000 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। उस समय जब 40,000 गांव में सर्वे किया गया था तो ड्रेनेज की समस्या बिहार में सबसे नंबर 1 समस्या निकल कर आई थी, नालियों की व्यवस्था। तो योजना ये बनाई गई थी कि हर घर के नालियों का पक्कीकरण किया जाएगा, उन नालियों को लाकर एक बड़े नाले में जोड़ा जाएगा और बड़े नाले से पानी का निस्तारण करने की व्यवस्था की जाएगी। गांव में जो अभी हम लोग देख रहे हैं, नाले जरूर बनाए गए हैं, लेकिन ये नाले सड़कों के किनारे बेतरतीब तरीके से बनाए गए हैं। घरों से के नालियों से उनको जोड़ा नहीं गया है। दूसरा, इन नालों को से पानी के बाहर निकालकर इसके निस्तारण की कोई व्यवस्था नहीं है। परिणाम ये हुआ है कि ज्यादातर ये नाले सड़कों के किनारे कूड़ेदान में तब्दील हो गए। वो पानी वहां एक बार आया, जम गया, कूड़ा जम गया, बंद हो गया। तो ये पूरी योजना में पैसा तो खर्च हुआ है, लेकिन नाली गली और उसके पक्कीकरण या ड्रेनेज की समस्या नहीं सुलटी है। 2 क्षेत्र जहां सुधार दिखा है, पहला है सड़क, दूसरा बिजली। सड़कों के मामले में नेशनल और स्टेट हाईवे डेफिनेटली पहले के मुकाबले बेहतर है, लोग ये मानते भी हैं। लेकिन जहां तक ग्रामीण सड़कों की स्थिति है, चाहे वो पंचायत की सड़क हो या फिर ग्रामीण कार्य विभाग का आरईओ का जो सड़क है, दोनों ही सड़कों की हालत लोगों की नजर में कमोवेश वही है जो लालू जी के जंगल राज के जमाने में होती थी। गांव में सड़कों की हालत बेहद खराब है। दूसरी जो एक अच्छी बात दिखी, जो दावा करते हैं सरकार के लोग, बिजली। अभी तक बिजली हम लोग जहां भी गए हैं हर जगह बिजली दिखी है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, घर घर बिजली पहुंच गई है। बिजली को लेकर जो समाज की परेशानी है वो गलत और बढ़े बिल का आना। हर गांव में लोग ऐसे मिलते हैं जो बताते हैं कि उनकी नजर में उनका जो बिल आ रहा है वो बहुत बढ़ के आ रहा है, ज्यादा आ रहा है या गलत आ रहा है। मुझे अभी तक 6 महीने की यात्रा में 6,000 8,000 रुपए से लेकर 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए तक वाले बिल वाले लोग भी मिले हैं। एक बार गलत बिल आ गया तो लोग का बिजली का कनेक्शन कट जाता है, वो लोग अदालतों का चक्कर लगाते रहते हैं। कई लोगों पे तो फौजदारी का भी केस हो गया, लोग अपना घर और छोड़कर भाग गए, ऐसे लोग भी मिले। इसके अलावा मैंने स्वास्थ्य व्यवस्था पर आपसे कोई टिप्पणी नहीं की। वो इसलिए नहीं की है कि जहां तक हम लोग चले हैं ज्यादातर हम लोग गाँव में चलते हैं, तो मैं अनुमंडल और जिला अस्पतालों की स्थिति पर कोई टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं हूं, मैं वहां गया नहीं हूं। लेकिन जिन गांव पंचायतों में हम लोग गए हैं जहां पर सरकार के हिसाब से सब सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर या सीएचसी रेफरल हॉस्पिटल होना चाहिए, वो कहीं एक भी काम नहीं कर रहा है। जब व्यवस्था है ही नहीं तो मैं उस पर क्या कमेंट करूं कि वो अच्छा है कि खराब है। कहीं पर भी मुझे 6 महीने में सब सेंटर, पीएचसी, सीएचसी ऐसा नहीं मिला जहां डॉक्टर बैठे हो, दवा बट रही हो, लोग आ रहे हो। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए लोग पूरी तरीके से ग्रामीण चिकित्सकों पर आधारित हैं या प्राइवेट जो भी सर्विस प्रोवाइडर है। एक और जो समस्या जो पिछले 2 महीनों से मैं बहुत बड़ी मात्रा में सुन रहा हूं वो है लॉ एंड ऑर्डर की। जब मैंने पदयात्रा शुरू की थी तो महागठबंधन की सरकार अगस्त में बनी थी। चंपारण के जिलों में, दोनों चंपारण में लोग बता रहे थे कि देखिए शायद लॉ एंड ऑर्डर को लेकर लोगों के मन में आशंका थी। लेकिन मैं सिवान से, मतलब पिछले 2.5 महीनों से ये बात सुन रहा हूं कि लोगों का ऐसा मानना है कि हर दिन लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ रही है। बड़ी संख्या में मर्डर, डकैती, अपहरण की घटनाएं लोग, कम से कम मुझे लोगों ने सिवान में, छपरा में बताया है। वैशाली में क्या स्थिति है ये जब मैं चलूंगा तब आपको बताऊंगा। मोटे तौर पर अगर मैं अभी तक का समरी बताऊं
तो तीन चीज से जो सबसे ज्यादा परेशानी लोग बता रहे हैं, एक है अफसरशाही। अफसरशाही से परेशान जनता। लोगों की नजर में आज की जो सरकार है ये अफसरों का जंगल राज है। आप चाहे समृद्ध व्यक्ति हैं, जनप्रतिनिधि हैं या सामान्य व्यक्ति हैं, हर व्यक्ति बिहार में अफसरों और उनके मनमानी से परेशान है। दूसरा, सरकारी विभागों में फैला हुआ भ्रष्टाचार। कोई भी ऐसा विभाग नहीं है जहां पर आप पैसा दिए बगैर काम करा सकते हैं। और तीसरा, हर सरकारी योजना में काटे जाने वाला पीसी, जो दलाली का नया नाम है। मैं बिहार में 14-15 में भी आया था, ये बात इतनी नहीं सुनते थे हम लोग। अभी चाहे केंद्र की योजना हो, राज्य की योजना हो, हर योजना में फिक्स दलाली पीसी का रेट है, वो ऊपर से लेकर नीचे तक काटा जा रहा है। तो अफसरशाही से परेशान जनता, विभागों में फैला हुआ भ्रष्टाचार और योजनाओं में कटने वाला पीसी, ये बात हम लोग सुबह से शाम तक सबसे ज्यादा सुनते हैं। अभी तक का मेरा ये अनुभव रहा है। अब आपके जो सवाल हैं वो आप कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मैं ये जो पूरा अभियान है, इस आप ये कहेंगे कि इन समस्याओं का निपटारा कैसे होगा। ये अभियान का पहला उद्देश्य यही है कि इन समस्याओं का निपटारा अगर आप करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इन समस्याओं पर वोट देना होगा। और अगर आप मेरी मीटिंग्स को देखेंगे तो मैं लोगों को समझा रहा हूं कि ये आपका भ्रम है कि आप वोट सही दे रहे हैं, नेता काम नहीं कर रहा है। सच्चाई ये है, मैं आ रहा हूं आपके सवाल पर, कि आप जिस बात पर वोट दे रहे हैं, हम और आप जिस बात पर वोट दे रहे हैं वो हम लोग को मिल रहा है। हम लोगों ने वोट दिया है जाति पर, तो जाति की चर्चा और जाति की गणना दोनों हो रही है। आपने हमने वोट दिया है राम मंदिर के नाम पर, तो बिहार में सड़क बने न बने, गली नाली बने, स्कूल बने न बने, राम मंदिर तो बन ही रहा है। आपने वोट दिया है 5 किलो अनाज के लिए, तो बिहार में कितना भी भ्रष्टाचार है तो 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज मिल ही रहा है। आपने वोट दिया है बिजली आने पर, तो हर घर में बिजली आ ही गई है, भले बिल ज्यादा आ रहा है। आपने वोट दिया है मोदी जी का सीना देखकर, मोदी जी का चेहरा देखकर, तो मोदी जी का फुला हुआ सीना और उनका चमकता चेहरा आपको हमको अखबारों में और टीवी में रोज देखने को मिल ही रहा है। आपने हमने गुजरात में विकास की कहानी को सुनकर वोट दिया है, तो गुजरात में विकास हो ही रहा है, वहां फैक्ट्री लग रही है और उसका प्रमाण यह है कि बिहार से लाखों लोग जाकर वहां मजदूरी कर ही रहे हैं। तो जन स्वराज का जो पूरा प्रयास है कि आपको ये बताएं कि जिस चीज पर आप वोट दे रहे हैं वो आपको मिल रहा है। अब आपकी समस्या शिक्षा और रोजगार है, तो आप शिक्षा और रोजगार पर वोट देंगे तो वो भी आपको मिलेगा। पहली बात, आप जड़ को समझिए। अगर आप 500 रुपया लेकर मुखिया को वोट देंगे तो स्वाभाविक तौर पर मुखिया आकर चोरी करेगा। फिर इस बात की विवेचना का मतलब नहीं है कि मुखिया कम चोर है या ज्यादा चोर है। चोरी की शुरुआत उस दिन हो गई जिस दिन 500 रुपया लेकर आपने मुखिया को वोट दिया। तो जन स्वराज का पहला उद्देश्य यह है कि लोगों को यह समझाया जाए कि आप अपने और अपने बच्चों के भविष्य के लिए, उनके शिक्षा और रोजगार के लिए वोट दीजिए। जिसको देना है दीजिए, लेकिन वोट आप अपने बच्चों का चेहरा देखकर दीजिए, किसी दूसरे विषय पर मत दीजिए। आपने कहा कि यहां बेरोजगारी क्यों है। बेरोजगारी यहां इसलिए है कि यहां आपको ऐसा लगता है, लोग ऐसा बताते हैं कि उद्योग नहीं है, लोग ऐसा बताते हैं कि यहां खनिज नहीं है, कुछ लोग बताते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर है, कुछ लोग बताते हैं कि समंदर नहीं है। ये सारी बेकार की बात है। देखिए, अगर गन्ना के 30 से ज्यादा मिलें बंद हैं चंपारण और सारण प्रमंडल में, तो उसके लिए किसी खनिज संपत्ति की तो जरूरत है नहीं। वो मिल तो पहले से थे, वहां उसके लिए गन्ना चाहिए, गन्ना हो ही रहा है। लोग बता रहे हैं कि यहां समंदर नहीं है, तो आप हमको बताइए तेलंगाना में कौन समंदर है, पंजाब हरियाणा में कौन समंदर है, वहां पर तो बहुत उद्योग लगे हुए हैं। लोग ये बता रहे हैं कि यहाँ खनिज संपदा नहीं है, तो जितने आईटी पार्क, अभी देश में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट, रोजगार आईटी के क्षेत्र में है, सर्विस के क्षेत्र में है, तो आईटी के लिए कौन सा खनिज आपको चाहिए। ये बेकार की बात है। बिहार में रोजगार इसलिए नहीं है, जो मूल बात अगर आप इसको समझना चाहते हैं, यहां से पूंजी की अनुपलब्धता सबसे बड़ी बात है। आप और हम लोगों के पलायन की बात कर रहे हैं, हम लोग यहां से पढ़े लिखे लोगों की पलायन की बात कर रहे हैं, हम लोग यहां पूंजी के पलायन की बात नहीं कर रहे हैं। मैं आपको एक आंकड़ा दे देता हूं, क्योंकि इसकी चर्चा ना कहीं होती है ना कोई करता है।
देखिए, स्वरोजगार के लिए, उद्योग धंधे के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है पूंजी का होना। आप YouTube चलाते हैं, अगर आपको YouTube एज एन एंटरप्रेन्योर, आपको YouTube का चैनल बड़ा करना है, आपको पैसे चाहिए। पैसा आता कहां से है? पैसा आता है बैंकों से, आपको ऋण मिलता है। कोई भी जो उद्योग धंधा लगा हुआ है, उसमें जो उद्योग शुरू करता है वो 100 रुपया लगाता है, 4 रुपया 10 5 रुपया कर्ज लेकर आता है। तो ये पूंजी आती कहां है? पूंजी आती है बैंक से। बिहार में, पूरे देश में पूंजी के स्तर को नापने के लिए एक आंकड़ा है जिसको कहते हैं क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। मतलब बैंकों में जो पैसा जमा हुआ उसमें से कितना पैसा पूंजी के तौर पर समाज को वापस मिला, घर बनाने के लिए, बिजनेस करने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए, उद्योग धंधा करने के लिए। तो देश के स्तर पर यह आंकड़ा है 70% का। मतलब जितना पैसा बैंकों में जमा हुआ, बैंकों ने 70% पैसा वापस ऋण के तौर पर दिया। बिहार में यह आंकड़ा है 40%। मतलब, और इसका असर क्या होता है वो आप समझिए। पिछले साल बिहार की गरीब जनता ने बैंकों में जमा किया 4,21,000 करोड़ रुपया। बिहार में अगर सीडी रेशियो होता 70, राष्ट्रीय औसत के बराबर, तो लोगों को यहां ऋण मिलता 2,80,000 करोड़ रुपया। लेकिन है 40%, तो मिला कितना? 1,60,000 करोड़। बाकी पैसा कहां गया? बाकी पैसा बैंकों ने उन राज्यों में शिफ्ट कर दिया जहां पर उद्योग धंधे लग रहे हैं। कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, तेलंगाना में, आंध्र में सीडी रेशियो 90% से ज्यादा है। अब इसका असर आपको मैं बता दे रहा हूं। आप मुस्कुरा रहे हैं तो आपको लग रहा है कि कितनी बात इसकी समझ, क्योंकि यहां कोई नेता आपको यह बताएगा नहीं। इस बात को समझिए। 1990 से लेकर पिछले वित्तीय वर्ष तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो आंकड़ा जारी किया है वो बता रहा है कि बिहार से बैंकों ने, चोरी करके नहीं, बिहार से बैंकों ने बिहार के लोगों का जमा पैसा 26,35,000 करोड़ रुपया, 26,35,000 करोड़ रुपया बैंकों ने बिहार से दूसरे राज्यों में शिफ्ट कर दिया। इन 32 वर्षों में बिहार सरकार का बजट भी नहीं है 26 लाख करोड़ रुपया। अगर ये पैसा बिहार में होता तो जरा आप अंदाजा लगाइए कितने लोगों ने उद्योग लगाया होता, कितने लोगों ने घर बनाया होता, कितने लोगों ने गाड़ी खरीदी होती। जब तक यहाँ पूंजी की उपलब्धता नहीं कराई जाएगी तब तक यहाँ पर से बेरोजगारी दूर नहीं होगी। बेरोजगारी दूर एक फैक्ट्री लगाने से नहीं होगा। आप एक फैक्ट्री लगाइएगा, उसमें कितने लोगों को नौकरी मिल जाएगी? फैक्ट्री लगना चाहिए, लेकिन लोगों के हाथ में पूंजी की सुलभता बहुत जरूरी है। पूंजी यहाँ है नहीं, आपके पास पूंजी नहीं है। आपका प्रति व्यक्ति आय है 35,000 रुपया, तो 35,000 रुपया में आप खाइएगा क्या, कमाइएगा क्या और बचाइएगा क्या? तो सरकार की योजना ये होनी चाहिए कि आपके हाथ में सरकार की गारंटी से पूंजी की उपलब्धता हो, ताकि आप बड़े स्तर पर लोग स्वरोजगार कर सकें। कोई गाड़ी खरीदेगा, कोई मछली का व्यापार करेगा, कोई अंडा का व्यापार करेगा, कोई डेयरी फार्म खोलेगा, कोई यूट्यूब चैनल खोलेगा। वो जरूरी है। यही कारण है कि आप यहाँ हाजीपुर में जाइए, आपको घर बनाना है, अगर आपको हाउसिंग लोन लेना है तो आप 10-20 हजार रुपया घूस दे रहे हैं। और यही हाउसिंग लोन लेने जब आप नोएडा, बॉम्बे में जाते हैं तो 4 बैंक वाला आपके घर आता है कि भैया हमसे ले लीजिए कि हमसे ले लीजिए। तो आप घर आसानी से, 1 करोड़ का घर है आप 10 लाख में खरीद लेते हैं, 90 लाख आप EMI देते हैं। लेकिन बिहार में अगर आपको 1 करोड़ का घर बनाना है तो पूंजी आपके पास है ही नहीं, 1 करोड़ आपके पास होगा नहीं, तो आप 20 लाख का घर बनाइएगा। 20 लाख का घर बनाएगा तो उतना कम सामान उसमें लगेगा। अगर 1 करोड़ का घर बनाते तो उतना बड़ा घर बनता, उतना ज्यादा सीमेंट लगता है, ज्यादा लोगों को रोजगार मिलता। लोगों को रोजगार तब मिलेगा जब यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़े। इकोनॉमिक एक्टिविटी तब बढ़ेगी जब लोगों के हाथ में सुलभता से पूंजी उपलब्ध कराया जाए। और इसके लिए किसी सरकारी योजना की जरूरत नहीं है। जो बैंकों की वैधानिक जिम्मेवारी है, ये कोई उनके विचार का बात नहीं है, उनकी वैधानिक जिम्मेवारी है सरकार के हाथ। और इस जो कमिटी है उसके चेयरमैन है मुख्यमंत्री। अगर मुख्यमंत्री चाहे तो बैंकों का, सरकार चाहे तो लाइसेंस कैंसिल कर सकती है कि आप बिहार में पैसा जमा करा रहे हैं और इस पैसे को ले जाकर महाराष्ट्र में, गुजरात में लोन दे रहे हैं, तो बच्चे भी हम लोग के जाकर वहां मजदूरी, हम लोग के पैसे से गुजरात में फैक्ट्री लग रही है और उन्हीं फैक्ट्रियों में बिहार के बच्चे जाकर मजदूरी कर रहे हैं, तो सुधरेगा कैसे? तो जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, अधिकारी मुख्यमंत्री की बात नहीं सुन रहा है, सरकार की बात नहीं सुन रहा है, उसी तरीके से बैंक के अधिकारी भी ये बात नहीं सुन रहे हैं कि भाई आपको 70% पैसा बिहार के लोगों को देना ही देना है। और दुखद बात यह है कि समाज में इसकी ना समझ है, ना कोई इसकी चर्चा कर रही। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अगली बार किसी नेता से मिलिए, खासकर सरकार से,
किसी नेता से, तो उनसे पूछिए कि सीडी रेशियो क्या है। इसका अगर आप पिछले 30 वर्ष में आकलन पढ़िएगा तो 1990 में जब लालू जी मुख्यमंत्री बने तो बिहार में सीडी रेशियो था 38%। लालू जी के जंगल राज की वजह से वो घटता घटता हो गया 23%, और वो 17 साल में 23 साल से बढ़कर हुआ है 40%। वो सारे चीजों का एक ही मानक है, लॉ एंड ऑर्डर ठीक है कि नहीं, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही, सीडी रेशियो वो दिखाता है कि वो सारे चीज ठीक। लॉ एंड ऑर्डर खराब होगा तो सीडी रेशियो अपने आप नीचे चला जाएगा। तो उस रेशियो को अगर सुधार दिया जाए तो बिहार में हर साल 2 लाख करोड़ रुपया बिहार के लोगों का पैसा आने लगे। किसी बाहर के पैसे की बात बाद में की जाएगी। 2 लाख करोड़ रुपया जो हम और आप बचा रहे हैं, ये पैसा बिहार में लगने लगे तो उससे बहुत बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू हो सकती है, उससे रोजगार और बेरोजगारी की संभावना खत्म हो सकती है। ये मेरी सोच है, और देश भर के विशेषज्ञों से, देश विदेश के विशेषज्ञों से बात करके मैंने ये बनाया है कि बिहार में बेरोजगारी को दूर करना है तो सबसे पहले इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ाना होगा, और उसके लिए पूंजी की सहज उपलब्धता एक बड़ा प्रभाव उसका हो सकता है। देखिए, जब लोग सरकार पर कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी नहीं है, सरकार को मालूम है कि ये काम हो चाहे नहीं मुझे वोट मिलता रहेगा, नियत खराब है कि नीति खराब है उसकी बात नहीं, एक तो उनकी समझदारी नहीं है और उन पर दबाव नहीं है। लोकतंत्र में 5 वर्ष का नियम क्यों बना हुआ है? इसलिए बना हुआ है कि 5 वर्ष में आप पर यह दबाव रहे कि अगर आप काम नहीं करेंगे तो जनता आपको हटा देगी। जब लोगों को यह लग जाएगा कि मैं काम करूं या न करूं, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर मैं जीत कर आऊंगा ही आऊंगा, तो इसीलिए लोग काम नहीं कर रहे हैं। जो भाजपा के सांसद हैं वो क्या कह रहे हैं, भैया कुछ हो वोट मोदी के नाम पर हमको मिल ही जाएगा, इसलिए वो काम नहीं कर रहे। अगर आपको कोई ये बता दे कि आपको परीक्षा में 90% नंबर आएगा ही आएगा, तो आप कितनी पढ़ाई करेंगे? जो मन होगा पढ़िएगा, जो नहीं मन होगा नहीं पढ़िएगा। भैया देखिए, मैं वही बात आपको कह रहा हूं कि किसी पेड़ के हर टहनी को आप सुधार सकते हैं। पेड़ में फल नहीं लग रहा है या फल में कीड़े लग रहे हैं तो एक तरीका है कि आप पेड़ पर छिड़काव करें कीटनाशक का, लेकिन अगर जड़ में ही खराबी है, जड़ में ही दीमक लग गया है, तो आप पेड़ की टहनियों को, उसके फल को अच्छा नहीं कर सकते हैं। तो जड़ में ये बात है कि जो जड़ हम लोग समझ रहे हैं कि जिस दिन जनता जागरूक हो जाए, लोग ये समझ जाएं, जिस चुनाव का आप जिक्र कर रहे हैं वो एक एमएलसी चुनाव का जीतना हारना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मेरी समझ से बड़ी बात यह है कि उस चुनाव में वोटर वो है जिसको भाजपा ने, महागठबंधन ने वोटर बनाया है। आप जानते हैं कि एमएलसी टीचर वाले चुनाव में जो लोग एक बार जीतने लगते हैं वो 30-30 साल वही चुनाव जीतते हैं, इसलिए कि वोटर वही बनाते हैं। तो वोटर बनाया महागठबंधन ने, वोटर बनाया भाजपा ने। जिस सज्जन के दुखद मृत्यु की वजह से वो उपचुनाव हुआ, तो लोग ये समझते हैं कि भाई जिसकी मृत्यु हो जाए तो सहानुभूति का लहर उनके फेवर में रहेगा। उन्हीं के लड़के चुनाव लड़ रहे थे। और बिहार में हम लोग ये भी कहते हैं जाति और धर्म, मुसलमान कोई कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा था, जिस दिन चुनाव हो रहा था उस दिन बिहार में 3-4 जगह से दंगों की रामनवमी में घटना हुई है। उसके बावजूद उस व्यक्ति को लोगों ने धारा के विपरीत जाके, एक ऐसे व्यक्ति को जिसको शिक्षक नेता के तौर पर कोई नहीं जानता है, एक ऐसे व्यक्ति को जिसने वोटर नहीं बनाया है, एक ऐसा व्यक्ति जो मुसलमान समाज से आता है, उसको सारण और चंपारण प्रमंडल के तमाम बुद्धिजीवी शिक्षकों ने मिलकर जिताया है। ये बड़ी घटना है। किसी एमएलसी का जीतना नहीं जीतना उससे क्या होता है, उससे कोई हम देखिए, पहले मैं आपको बताऊं, ये शब्द प्रयोग इस तरह के मैं कभी करता नहीं हूं। आप एक पदयात्रा करके 4 कदम पैदल चल के गांधी नहीं बन सकते हैं, कुछ चुनाव जीतकर आप चाणक्य नहीं बन सकते हैं। ये सदियों में, ये लोग महामानव हैं, सदियों में कोई एक पैदा हुआ है। हम लोग जैसे साधारण व्यक्ति उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का प्रयास कर सकते हैं। कितना चल पा रहे हैं, नहीं चल पा रहे हैं, तो समाज को तय करना है। हमारा प्रयास ये है कि अभी तक मैंने नेताओं का, दलों का काम किया है, उनकी मदद की है।
अब मैंने तय किया है, संकल्प किया है कि मुझे लोगों की मदद करनी है। जिसको भी लोग चुनकर आपस से निकालेंगे, विचार विमर्श करके जिनके नाम पर भी सहमति होगी, उसके पीछे जनसुराज की, प्रशांत किशोर की पूरी ताकत, समझ, संसाधन, व्यवस्था लगेगी। और आपने देखा, अभी हमने इसको करके दिखाया। मैं रोज ये भी कह रहा हूं कि जो मैं कह रहा हूं इस पर आप बिल्कुल भरोसा मत कीजिए, जो मैं कर रहा हूं उसको देखिए। मैं 6 महीने से चल रहा हूं पैदल, इसको तो कोई नहीं नकार सकता है। चलने का कितना प्रभाव है, चलने के पीछे क्या नियत है, ये इस पर आपका शंका हो सकती है, आपकी आशंका हो सकती है, आप उस पर विवाद कर सकते हैं। लेकिन मैं घर परिवार छोड़कर चल रहा हूं, इस पर तो कोई विवाद नहीं है और मैं इसको करूंगा। मुझे यही करना है और मेरा विश्वास है बिहार के लोगों पर कि उनकी चेतना कहीं दब गई है, लेकिन वो मरी नहीं है। समाज की चेतना मरी नहीं है। ये भूमि ऐसी है, यहाँ के बच्चों को और कोई समझ हो चाहे नहीं, सामाजिक राजनीतिक तौर पर लोग प्रबुद्ध हैं। ये जरूर बात है कि विकल्प के अभाव में एक लंबे समय से जाति और धर्म की राजनीति, धन बल, बाहुबल की राजनीति से कहीं ना कहीं उनकी चेतना दब गई है। लेकिन इस बात को हम लोग को नहीं भूलना चाहिए कि ये वो धरती है जहां से 1500 साल तक देश की राजनीति चली है। इस मिट्टी में वो ताकत है, यहाँ के बच्चों में वो ताकत है। एक बार कोई अगर सही से, ईमानदारी से प्रयास करके इसको साफ कर दे, लोगों को जगा ले जाए, तो बिहार के बच्चों में वो ताकत है। हम वो व्यवस्था बना सकते हैं जो देश के लिए रोल मॉडल बनेगा। आप इस बात को लिख कर रखिए। भैया देखिए, ऐसा है, समाज इन बातों को समझता है। पूरा ये जो अभियान है वो इस बात पर निर्भर है, इस बात पर बेसिस बनाया गया है कि समाज को समझ है, वो कह पाए न कह पाए। ये आप कह रहे हैं कि समाज जातियों से ऊपर नहीं उठेगा, हम तो हर प्रेस वार्ता में आपको बता रहे हैं कि समाज ने पहले बहुतेरे ऐसे उदाहरण हैं जब समाज ने दिखाया है कि उसमें वो समझ, वो ताकत है कि वो जातियों से ऊपर उठकर समाज के हित में वोट करता है। जरूरत इस बात की है कि वो प्रयास किया जाए। अगर मैं समाज को नहीं समझा पा रहा हूं तो गलती मेरे प्रयास में है, न कि समाज में। मैं उसका कोई नोटिस भी नहीं लेता हूं भाई। एक और आप इफ्तार पार्टी कर रहे हैं और एक और आपके कैंडिडेट को उसी समाज के लोग वोट नहीं कर रहे हैं। इफ्तार पार्टी जितना करना है करते रहिए। भैया यूथ को मैसेज जो जा रहा है, आप जरा जो हम लोग क्लब की व्यवस्था बना रहे हैं उसको जाकर देखिए। जनसुराज में आप पदयात्रा देख रहे हैं। जैसे मैं जब गाड़ी से घूम रहा था तो आपको अंदाजा नहीं था कि पदयात्रा भी कोई चीज है और इसको इस तरीके से किया जा सकता है। अभी जब मैं पदयात्रा कर रहा हूं तो मैं युवाओं के साथ क्लब बनवा रहा हूं। बिहार के हर पंचायत में 5 से 10 ऐसे क्लब यूथ लड़के खोल रहे हैं जिनके जरिए समाज के गरीब लोगों के खेलकूद और पढ़ाई की फ्री व्यवस्था जनसुराज की ओर से की जा रही है। और आप अभी देखिएगा, जब मैं पदयात्रा करके निकलूंगा तो अगर मान लीजिए वैशाली में 300 पंचायत है तो कम से कम 1500 ऐसे पंचायत क्लब खुला। हर क्लब में 100 लड़के मिलकर एक क्लब बना रहे हैं। भैया सारे क्लब खुले हुए, जाकर देखिए आप। अगर एक क्लब में 100 लड़के हैं और 1500 क्लब है वैशाली में, अगर बन गया तो आप गुणा गणित करने, आपकी ज्यादा समझ है, आप देख लीजिए कि यूथ क्या कर रहा है। कल मैं यहां आया हूं तो मैंने तो कोई संगठन बनाया नहीं है। जनसुराज का तो कोई संगठन, कोई पार्टी है नहीं। जितने लोग आते हैं उनसे आप पूछ लीजिए, अगर किसी को 1 रुपया भी हमने दिया हो कि भाई आप गाड़ी से या मोटरसाइकिल से हमारे कहने पर आइए, तो जो लोग वहां रोड पर खड़े थे, आपने देखा कि कौन लोग खड़े थे। वो कोई हमारे बस में लाए हुए लोग तो थे नहीं। हम लोग तो 10 लोग आते हैं तो हम 10 आदमी के साथ चलते हैं। और आप देखिएगा कि आपके जिले में भी कई दिन आपको दिखेगा कि मैं 10-20 आदमी के साथ ही चलता हूं। जितने लोग आ जाएं उनका स्वागत है, हम किसी को बुलाते नहीं। ये तो मैं आपके आकलन पर छोड़ता हूं
कि 6 महीने में भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से शुरू हुई और कश्मीर तक पहुंच गई। लोगों ने उसको पूरा भी कर लिया। और मैं इतना बड़ा बेवकूफ हूं कि मैं 6 महीने से ज्यादा चल रहा हूं, 4-5 ही जिला चल पाया हूं। तो हमारे जैसे आदमी की तुलना आप अगर करेंगे, हम लोग बहुत छोटे व्यक्ति हैं और बहुत छोटा प्रयास कर रहे हैं। हमारा प्रयास गांव गांव जाना है। हमारा प्रयास पदयात्रा में किलोमीटर पूरा करना नहीं है। इसमें न किलोमीटर की बाध्यता है, न समय की बाध्यता है। मेरा प्रयास है कि समाज को जाकर सबसे निचले स्तर पर समझाना, जगाना है। पदयात्रा उसका सिर्फ माध्यम है। मैंने जब पदयात्रा शुरू की थी तो आप लोगों को बताया था कि 3500 किलोमीटर चलेंगे। अभी 5 जिलों में ही हम 2000 किलोमीटर चल लिए। जब पदयात्रा खत्म होगी, मुझे मालूम नहीं है कि वो 10,000 पर खत्म होगी कि 15,000 पे खत्म होगी। मुझे ये नहीं मालूम है कि इसको करने में 1 बरस लगेगा कि 2.5 बरस लगेगा। मुझे ये मालूम है कि अगर मैं बीमार ना पड़ूं तो मुझे इसको शुद्धता से अपने जीवन में करना ही है। घर परिवार सब कुछ छोड़कर, चाहे जितनी गर्मी हो, आप इतनी गर्मी है तो भी मैं यहीं बैठा हुआ हूँ, बारिश हो ठंड हो, मुझे घर परिवार छोड़कर गांव गांव जाकर लोगों को समझाना है। पदयात्रा एक तरीका है उसको करने का, वो कर रहे हैं। पदयात्रा मेरे लिए कोई महत्व का विषय नहीं है। मेरे लिए महत्व का विषय यह है कि लोगों को जाकर समझाया जाए, ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए जो नई व्यवस्था को बनाना चाहते हैं। लोग अगर समझेंगे और ऐसे लोग साथ में जुड़ेंगे जो नई व्यवस्था बनाना चाहते हैं तो बाकी सारे परिवर्तन अपने आप हो जाएंगे। अब भाई फिर आप वही सवाल कर रहे हैं जो आपके सामने दिख रहा है। आप मेरे से पूछ रहे हैं कि जाति और संप्रदाय से कैसे निपटेंगे, और ये सवाल आप 1 साल से आप देख रहे हैं। अरे मेरे भाई छोड़िए ना, लोग तो वो बात करते हैं जो उन्होंने पीछे देखा है, उनको आगे का थोड़ी ना जानकारी है। मैं पिछले 6 महीने से चल रहा हूं। आपने जन सुराज में किसी जाति की बात सुनी? आपने सुना कि किसी जाति के लोगों ने कहा कि हमारे गांव में मत आइए? आपने ये सुना कि किसी धर्म के लोगों ने कहा कि जन सुराज ने मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा किया है, ये इनको हटाया जाए? हमारे यहाँ हर जाति, हर समाज के लोग आ रहे हैं, हर वर्ग के लोग आ रहे हैं। जी मैं देखिए, वंशवाद जो है ये मुझे ऐसा लगता है कि लोकतंत्र के लिए घातक है, एक तरह से कोढ़ है। लेकिन ये भी हम लोग मानते हैं कि ये समाज की सच्चाई है, आज की राजनीतिक व्यवस्था की सच्चाई है। 1952 में एक आंकड़ा याद रखिए, 1952 में जब पार्लियामेंट बना पहला, उसमें 2/3 से ज्यादा सांसद वो 50 वर्ष से कम आयु के थे। सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए। अरे आप बात ही नहीं सुनिएगा, किसी चीज को, विषय को समझे बगैर। ये 2020 के जमाने मोड में आप लोग रहते हैं। आपको तुरंत आंसर चाहिए। मैं आऊंगा सुधार दूंगा, मैं आऊंगा कल पार्टी बनाऊंगा, मैं आऊंगा चुनाव हरा दूंगा। भाई मुझे वो आता ही नहीं है, इसलिए मैं हेडलाइन बनाता नहीं हूं और आपकी उसमें रुचि नहीं है। मैं आपको ये कह रहा हूं कि वंशवाद को पहले आप समझिए कि वंशवाद क्यों है। नीतीश कुमार तो वंशवाद नहीं कर रहे हैं, लेकिन जदयू में पार्टी का नेता वही बनेगा जिसको नीतीश कुमार चाहेंगे। गलती लालू यादव, सोनिया गांधी, मुलायम सिंह यादव में नहीं है कि वो वंशवाद कर रहे हैं, अपने बेटे को बढ़ा रहे हैं। अगर उनकी जगह मैं बैठूंगा तो मैं भी आपके बेटे और अपने बेटे में मैं अपने आप को ही बैठाऊंगा। नीतीश कुमार का एग्जाम्पल आप देख लीजिए, उनका बेटा तो नहीं पॉलिटिक्स में है, लेकिन फिर भी अपने दल में वो उसी को बना रहे हैं नेता जो उनके मत का हो। उस व्यवस्था में कमी है, क्योंकि वो दल नीतीश कुमार का है, आरजेडी दल लालू यादव का है, कांग्रेस आज दल सोनिया गांधी या गांधी परिवार का है। अगर दल बिहार के लोगों का होगा तभी उससे आप निकल पाएंगे। आप कह रहे हैं कि क्या जब प्रशांत किशोर दल बनाएंगे तो उसमें वंशवाद होगा कि नहीं? मैं कह रहा हूं कि अगर मैं दल बना लूं और मैं उसका नेता हूं तो ये बिल्कुल झूठ बोलूंगा कि अगर मैं कहूं कि मैं अपने बच्चे से ज्यादा आपके बच्चे की चिंता करूंगा, वो नहीं करूंगा। लेकिन अगर दल प्रशांत किशोर नहीं, बिहार के सब लोग मिलकर बना रहे हैं तो सबके अपने बच्चों की चिंता होगी, तो वंशवाद नहीं होगी। सारा भैया योजना की स्थिति क्या है गांव पे, तो मैंने शुरू में आपको बता दिया। भैया घोर भ्रष्टाचार इसलिए है
कि आप और हम लोग भ्रष्ट लोगों को चुनकर ला रहे हैं, फिर आप बेकार बात समझ रहे हैं। जब तक आप गलत लोगों को चुनकर लाइएगा, मैंने क्या कहा कि मुखिया का चुनाव 2001 में जो हुआ था, आज भी गांव में लोग क्या बताते हैं कि 2001 में जो मुखिया चुनकर आया था वो समाज का प्रतिष्ठित सही आदमी था। आज जो मुखिया चुनकर आ रहा है वो सीधी उसकी प्रायोरिटी ये है कि कितना पैसा कमा के लाए। सब फंसेंगे। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आप ये भ्रम मत पालिए, ये जो पूरा मॉडल है कोई इसमें 25-30 सीट एक सीट की बात नहीं है, या तो अर्श पे या फर्श पे। मैंने आपको पहले भी कहा था, अगर लोगों के दिमाग में ये बात समझ में आ गई तो इतनी सीट आएगी अगर चुनाव लड़ेंगे कि आप गिन नहीं पाइएगा, और अगर लोगों के समझ में नहीं आएगी तो आपको 0 सीट आएगा, उसके लिए कोई चिंता की बात ही नहीं है।